नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के लिए आज हम अपनी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है लौटने की राह। तो कहानी कुछ यूँ है। आज सुबह सुबह माँ की चिट्ठी आई थी। सब बातों के साथ जो मुख्य बात थी वह यह कि तेरी बहन रूपा की शादी तय हो गई है। दिसंबर माह की 17 तारीख को लगन है। शादी में बहू और बच्चों को लेकर आना, नहीं तो बिरादरी वाले तरह तरह की बातें करेंगे। यूँ तो लड़के वालों की मांग बहुत है, मगर लड़का अच्छा है इसलिए उनकी शर्तें माननी पड़ी। ये तो भला हो तुम्हारे मामा जी का, नहीं तो मैं अकेली बूढ़ी कहाँ कहाँ भाग दौड़ करती। उन्होंने बड़ा सहारा दिया। सुरेश, तू तो जब से शहर गया वहीं का होकर रह गया। एक बार तो मुझे लग रहा था कि रूपा अनब्याही रह जाएगी, मगर ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक हो गया। चिट्ठी पढ़कर मेज पर रखे लैंप के नीचे दबा दी। मन उद्विग्न हो उठा। गांव की सौंधी महक जो शहर की आपाधापी में विस्मृत सी हो गई थी, बहुत देर तक नाक में भरती रही। गांव की बहुत ही बातें याद आने लगीं। लगा कि वह गांव का वही शैतान लड़का हूँ मैं, जो स्कूल से आए दिन बंक मारता था। मनोहर, हरिया, सतीश सब कैसे कैसे बहाने करके आम के बाग में इकट्ठे होते थे और वहीं पेड़ पर अपने अपने बस्ते टांग कर दिन भर गुल्ली डंडा या कंचे खेलते थे। एक दिन जब गुरुजी ने देख लिया था तो वहीं पर गुल्ली डंडा वाला डंडा छीन कर धुनाई कर दी थी, मगर किसी की हिम्मत घर में बताने की नहीं हुई थी। वक्त के साथ सब कुछ कितना बदल गया। मनोहर, हरिया तो अपनी पैतृक खेती में लग गए। सतीश वहीं प्राइमरी पाठशाला में अध्यापक हो गया और वह खुद सेंट्रल स्कूल में अध्यापक होकर इधर उधर घूमते घामते इस मुंबई नगरी में बस गया है। मुंबई शहर भी क्या शहर है। यहाँ के मोह और विमोह में आदमी पिसता रहता है। वह ना तो इस शहर से अलग हो पाता है और ना ही इस शहर के प्रति अपनत्व महसूस करता है। जीने की जोड़ तोड़ में अपनी जिंदगी को खपाता हुआ व्यक्ति यहाँ से वापस भी नहीं लौट पाता है। वह खुद भी तो जब इस शहर में आया था तो बीटी स्टेशन पर उतरते हुए कितना घबरा गया था। इतना बड़ा स्टेशन, इतने सारे लोग, और अब वह भी तो इसी भीड़ का एक हिस्सा भर है, एक बड़े शहर की बड़ी भीड़ का हिस्सा। परिवार के साथ इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। सिर्फ वेतन से तो गुजारा ही नामुमकिन है। थोड़ा बहुत पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने से आमदनी हो जाती है। कुछ ट्यूशन कर लेता हूँ, फिर भी रोजी रोटी चलाने के बाद बचत की बात नहीं सोची जा सकती है। वह तो पत्नी को लाना ही नहीं चाहता था, मगर जब खाने पीने की परेशानी हुई और वह बीमार रहने लगा तो फिर पत्नी को लाना मजबूरी हो गई। सोचा तो बहुत बार कि गांव वापस चले, लेकिन फिर वही मजबूरी कि गांव जाकर करेंगे क्या। जो थोड़ी बहुत खेती थी वह तो मेरी पढ़ाई और बड़ी बहन राधा की शादी में बिक गई थी। फिर लगी लगाई सरकारी नौकरी छोड़ देने का हौसला भी नहीं जुटा पाया। यहाँ कम से कम तनख्वाह तो है। जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर। पिताजी का देहांत होने पर पिछली बार जब गांव गया था तो घर की हालत देखकर दिल रोने रोने को हो आया था। सोचा था कि माँ और रूपा को साथ लेते चले, किंतु यहाँ की घुटन भरी जिंदगी में वे कैसे जी पाएंगे, यही सोचकर चुप्पी साध गया। एक ही कमरे में पत्नी और 2 बच्चों के साथ पूरी गृहस्थी को समेटने वाला, सुबह क्या आधी रात से ही पत्नी का पानी के लिए लंबी लाइन में लगना, छोटी छोटी बातों पर खिचखिच, इन सब के बीच में माँ और रूपा को कहाँ एडजस्ट करता। माँ को एक झूठी तसल्ली देकर ही मैं लौट आया था। तब से आज तक गांव जाना नहीं हो पाया। पत्नी को तो तब भी नहीं ले गया था। उस समय निकिता का जन्म हुआ था, इसलिए ना ले जाने का पुख्ता कारण मौजूद था, पर इस बार तो ले जाना अनिवार्य है। बहन की शादी है। माँ का कहना सही है, इंतजाम तो करना ही होगा। इसी चिंता में दिन गुजर गया। शाम को जब घर लौटा तो पत्नी, तब तक शायद वह चिट्ठी पढ़ चुकी थी, इसलिए उसने चाय के साथ ही बात छेड़ दी थी।
रूपा की शादी के विषय में क्या सोचा है? सरल भाव से पत्नी ने पूछा। सोचना क्या है, जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था कैसे होगी, यह भी सोचा है? हाँ सोचा है, भविष्य निधि से पैसे निकालने के लिए अर्जी दे दी है। शादी तक पैसे मिल जाएंगे। वह इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता था, मगर कहना जितना सरल था, पैसे प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल थी। 500 रुपये कार्यालय के बाबू को दिए, तब उसने त्वरित कार्यवाही कर पैसे निकलवाने में मदद की। 75,000 रुपये लेकर घर पहुंचा और हिसाब करने लगा। 4 लोगों का मुंबई से लखनऊ का किराया, टैक्सी भाड़ा, लखनऊ से गांव तक का सफ़र, शादी के लिए बच्चों और पत्नी के लिए नए कपड़े, सब मिलाकर 25-30 हज़ार तो खर्च हो ही जाएंगे। माँ भले ही कुछ ना कहे, मगर कुछ रुपए तो उन्हें देने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ रुपए खुद के पास भी खर्च के लिए होने चाहिए। पत्नी को भी देने पड़ेंगे। काम काज में जगह जगह तो निछावर चलती है, और काम करने वाले भी कितने होते हैं। माली, धोबन, कहार, नाव, कुम्हार, बारी, पता नहीं और कौन कौन। सबको तो वह जानता तक नहीं। सोचते सोचते सिर में दर्द होने लगा, मगर चिंता अपनी जगह बरकरार थी। सुधा अलग अपने जोड़ तोड़ में लगी थी। बच्चे अवश्य आनंदित थे, क्योंकि किताबों में पढ़ा गया गांव का सच देखने का अवसर मिलेगा। माँ मुझे सपरिवार पहुंचा देखकर बहुत खुश हुई। इसी खुशी ने उनके चेहरे से चिंताओं की रेखाओं को कम कर दिया था। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। रूपा की शादी मेरी सोच से काफ़ी अच्छी हुई थी। लड़के वाले बड़े शालीन प्रवृत्ति के थे। मैं मुंबई से आया हूँ, इस कारण से सबके मन में मेरे प्रति एक विशेष आदर भाव था। उनके मन में मुंबई नगरी का जो अक्स था, वह वही था जो टीवी या सिनेमा में दिखाई देता है। जिंदगी को जीने की जी तोड़ कोशिशें और रोज रोज पिसता आदमी शायद उनकी पहचान में नहीं थे। जब चलने लगा तो माँ ने कहा, बेटा अब तू गांव वापस आ जा, यह पुरखों की देहरी है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। माँ की बातों का मेरे पास शायद कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब लौटने की राह बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। मेरे कुछ ना कहने पर भी शायद मेरा जवाब उन तक पहुँच गया था, इसलिए वो बहुत देर तक डबडबाई आंखों से मुझे निहारती रही थी। वे निगाहें आज भी मेरा पीछा करती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी, मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराएं, और